Hellcat. मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या होता है। केमिस्ट्री का मतलब जो हमारा सी होता है इसका मतलब होता है कम्युनिटी, एच का मतलब होता है हेल्थ, ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट और एम का मतलब होता है मेडिसिन, आई का मतलब इंडस्ट्री, एस का मतलब होता है साइंसेज, टी का मतलब होता है टीचिंग, आर का मतलब होता है रिसर्च यू। यानी केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, मेडिसिन, इंडस्ट्री, साइंसेज, टीचिंग, रिसर्च यू। तो देखिए केमिस्ट्री कहते हैं किसे? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम अध्ययन किसका करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर यानी पदार्थों के अध्ययन को क्या करते हैं? केमिस्ट्री। पदार्थों का जहाँ पे हम लोग अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। पदार्थों का अध्ययन। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का अध्ययन। पदार्थों को कितने भागों में अध्ययन करते हैं? इसमें एक होता है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पर अध्ययन करते हैं पदार्थों का, कंपोजिशन। इसका मतलब होता है संगठन। संगठन के आधार पर केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। और दूसरा होता है यहाँ पे रिएक्शन। अभिक्रियाओं के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन उपयोग के आधार पर हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो यहां से हम लोग जान गए केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ मैटर का। इसमें कैसे अध्ययन करते हैं? कंपोजिशन, संगठन के आधार पर पदार्थों का अध्ययन करते हैं। रिएक्शन, अभिक्रियाओं के आधार पर पदार्थों का अध्ययन करेंगे। और यूटिलाइजेशन उपयोग के आधार पर हम लोग स्टडी ऑफ मैटर में हम लोग क्या करेंगे? संगठन के आधार पर पदार्थों का अध्ययन करेंगे, अभिक्रियाओं के आधार पर रिएक्शन, अभिक्रियाओं के आधार पर पदार्थ का अध्ययन करेंगे और यूटिलाइजेशन उपयोग के आधार पर पदार्थों का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज होते हैं। जो हमारे केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हैं उन्होंने 3 भागों में केमिस्ट्री को बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं जो इसकी ब्रांचेज हैं? केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज है? 3 ब्रांचेज है। सबसे पहले इसको बांटा गया फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं भौतिकी रसायन। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन। और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और जो हमारा तीसरा है इसका वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। तो जो हमारी केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती हैं वो 3 ब्रांचेज होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अकार्बनिक रसायन, इसमें स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिजिकल केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक रसायन में स्टडी ऑफ प्रिंसिपल केमिस्ट्री रिएक्शन, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे स्टडी ऑफ
फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अकार्बनिक रसायन में इसमें अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ सॉरी जो हमारा ये स्टडी होता है फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल स्टेट ऑफ केमिस्ट्री रिएक्शन। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है इसमें अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। और जो अकार्बनिक रसायन होता है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भौतिकी रसायन होता है इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम अध्ययन करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रियाओं का इसमें अध्ययन करते हैं। और जो अकार्बनिक रसायन है इसमें स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन करते हैं, तत्वों का अध्ययन करते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो कार्बन के तत्वों का अध्ययन करेंगे वो हम लोग अकार्बनिक रसायन में करते हैं, और जो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे वो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसमें जो हमारा कार्बन होता है उसमें कैटेनाइजेशन का गुण पाया जाता है, यानी श्रृंखलन का गुण। कार्बन जो होता है वो हमारा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। वो कार्बन क्या करता है, हमारे प्रकृति में जो है लगभग अभी 6 लाख कार्बन के तत्व पाए जा चुके हैं। इनके लिए उनको श्रृंखलन का गुण होता है, यानी श्रेणी चैन बनाने की क्रिया होती है। तो इसलिए उनको कार्बन के लिए हमारी जो केमिस्ट्री है अलग ही एक दूसरी शाखा, अलग ही उसको एक पार्ट बना दिया गया, उसका अलग ही चैप्टर में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं मैटर जो है, मैटर क्या है, द्रव्य, द्रव्य जिसे कहते हैं। मैटर क्या है, आइए जानते हैं मैटर में हम किसे बोलते हैं, मैटर का डिफिनीशन क्या होता है, मैटर किसे बोलते हैं। मैटर बोलते हैं, मैटर जो है हर वह चीज जो स्थान घेरती है, हर वह चीज जो स्थान घेरती है जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसे हम महसूस कर सकें, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं एनीथिंग occupy space having mass। इसका मतलब हुआ हर वह चीज जो स्थान घेरती है, हैविंग मास, जिसमें द्रव्यमान हो, हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर, जिसमें क्या हो, जड़त्व का गुण हो, इंटीरियर। वी कैन फील इट, जिसे हम क्या कर सके, महसूस कर सके, वी कैन फील इट। तो इसका मतलब ये हो जाता है हर वह चीज, हर वह चीज जो स्थान घेरती हो, हर वह चीज जो स्थान घेरती हो। जैसे आप लोग एक एक बेंच पे बैठे हो, स्थान घेरे हुए हो ना, तो क्या है, मैटर है कि नहीं है, एक गुण मिला आप में,
दूसरा गुण देखिए हैविंग मास, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। आप लोगों में द्रव्यमान है कि नहीं है? है। जिसमें द्रव्यमान हो। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर, जिसमें जड़त्व का गुण, जिसमें जड़त्व का गुण हो। अब देखिए जड़त्व किसे बोलते हैं? जड़त्व उसे बोलते हैं यदि कोई वस्तु या चीज यदि स्थिर अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है, तो वो रेस्ट ही अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यदि वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही अवस्था में रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया। जैसे आप लोग बैठे हुए हो बेंच में, अभी पीछे वाला आपके पेंसिल घुसेड़ दे तो बाह्य बल का काम करेगा, तो आप क्या होगे, गतिशील अवस्था में आ जाओगे। तो आप में क्या है, जड़त्व का गुण है कि नहीं है। और वी कैन फील इट, जिसे हम महसूस कर सके, वी कैन फील इट, इसका मतलब होता है जिसे हम क्या कर सके, महसूस कर सके। आप लोग एक दूसरे को आंखों आंखों में ही महसूस कर लेते हो कि नहीं? तो आप में क्या है कि नहीं, जिसे हम महसूस कर सकें। तो यहां से हमारा आ गया मैटर किसे कहते हैं? मैटर उसे कहते हैं एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस हैविंग मास हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर वी कैन फील इट। हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसे हम महसूस कर सके, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैटर, पदार्थ बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा जो पदार्थ है, इसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, दो पार्टों में करते हैं। पदार्थ का क्लासिफिकेशन क्या करते हैं? दो पार्टों में पदार्थ का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का। इसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है एक किया गया ऑन द बेसिक फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला क्या किया गया है? इसका किया गया है ऑन द बेसिक फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स, इसे बोलते हैं क्या? भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और जो दूसरा हमारा किया गया है, एक हमारा किया गया है ऑन द बेसिक फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा किया गया ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी क्या हुआ? रासायनिक संगठन के आधार पर। ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो जो हमारा, आप यहां से जाना, जो हमारा मैटर होता है, इसका क्लासिफिकेशन एक किया गया है, फर्स्ट नंबर पे किया गया। क्लासिफिकेशन करते हैं दो अवस्थाओं में कर सकते हैं। एक होता है ऑन द बेसिक फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा होता है ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं आगे इसके, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है फिजिकल स्टेट। जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है उसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ की अवस्थाओं का।
भौतिक अवस्था के आधार पर किसका अध्ययन करते हैं? फिजिकल स्टेट्स की अवस्थाएं होती हैं। फिजिकल स्टेट्स में हम देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो हम पदार्थ का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले होता है हमारा क्या होता है? सॉलिड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस। दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है? होता है दूसरा हमारा लिक्विड। पहला होता है सॉलिड ठोस, दूसरा होता है लिक्विड द्रव, तीसरा हमारा होता है गैस, चौथा हमारा होता है प्लाज्मा। और एक इसकी और अवस्था होती है बॉस-आइंस्टीन। बॉस-आइंस्टीन। तो हमारा जो सॉलिड होता है इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या होते हैं? जो भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं बताई गई हैं वो जो हमारी मेन होती है वो तीन होती हैं। सॉलिड, ठोस, लिक्विड जो होता है द्रव, गैस होता है गैस। और जो प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन है ये हमारे प्रैक्टिकल लैब पे तैयार किए जाते हैं। आइए देखते हैं ये प्लाज्मा क्या है, बॉस-आइंस्टीन क्या है, गैस क्या है, लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो ठोस में क्या होते हैं? काफी पास होते हैं। ऐसे अणु जो होते हैं ठोस में हमारे काफी पास होते हैं, जिसमें ये अणु जो होते हैं अपनी एक अवस्था पे ही स्थिर रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकते इनमें, क्योंकि बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है? पदार्थ की यही होती है हमारी सॉलिड अवस्था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। और जो द्रव में हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या होते हैं? ठोस से थोड़ा दूर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये हमारे जो अणु होते हैं यहां से वहां तक खिसक सकते हैं। तो देखा होगा जो हमारा पानी होता है बर्तन, उसको पानी जो होगा जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इनके बीच में अणु हमारे जिस बर्तन में जाते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है। और जो गैस होता है इसमें जो अणु होते हैं हमारे वो काफी दूर होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अपनी स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहते हैं। और जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा वो कहाँ होता है? इन्हीं दोनों के बीच में होगा। प्लाज्मा कैसे होगा? जो हमारा मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, तो वो ठोस से थोड़ा दूर होंगे, थोड़ा दूर, और लिक्विड से थोड़ा पास होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा पदार्थ कैसा होता है? चिपचिपा प्रकार का होता है। ये हमारा जो पदार्थ होगा चिपचिपा प्रकार का होगा, यहीं पे होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड की बीच की कड़ी जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और जो बॉस-आइंस्टीन होता है वो हमारा द्रव और गैस के बीच का कड़ी कहलाता है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे द्रव से थोड़ा दूर होंगे, थोड़ा दूर होंगे, और गैस से थोड़ा पास होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। एक होता है सॉलिड ठोस, एक होता है लिक्विड द्रव, एक होता है गैस। ये जो पदार्थ की है ये मेन जो है ये पदार्थ की अवस्था है। और जो दो अवस्थाएं होती है प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन, ये फिजिकल यानी प्रैक्टिकल लैब पे तैयार किया जाता है। तो आप लोगों अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है? हमारा जो पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन कराया गया है, दो रूपों में कराया गया है। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। पदार्थ का जो केमिकल कंपोजिशन होता है यानी केमिकल संगठन जो होगा हमारा वो दो प्रकार से कराया गया है। कैसे? जो इसका पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होगा, मैटर का केमिकल कंपोजिशन होता है रासायनिक संगठन,
वो हमारा दो पार्टों में होता है, एक होता है प्योर, एक होता है इनप्योर। प्योर मीन्स होता है शुद्ध, इनप्योर मीन्स होता है अशुद्ध। इनप्योर मीन्स होता है अशुद्ध। प्योर में हम अध्ययन करते हैं एलिमेंट्स का, तत्वों का, एलिमेंट्स का, तत्वों का, कंपाउंड यौगिकों का, कंपाउंड यौगिकों का, और इनप्योर में हम लोग अध्ययन करते हैं मिक्सचर यानी मिश्रण का, मिक्सचर यानी मिश्रण का। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन, वो होता है दो बेस पे, एक होता है प्योर, एक होता है इनप्योर। प्योर में हम लोग एलिमेंट कंपाउंड का अध्ययन करते हैं और इनप्योर में हम लोग मिक्सचर का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं इसके आगे। अब जो मैटर की उत्पत्ति होती है, पदार्थ की उत्पत्ति, मैटर की उत्पत्ति कैसे होती है, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। इसमें बताया था सबसे पहले उत्पत्ति होती है सेल की, कोशिकाओं की, लिविंग में। उसके बाद आता है हमारा टिश्यू, उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन, और उसके बाद निर्माण होता है किसका, बॉडी का। ये बताया था हमने किसमें, लिविंग में। सेल आता है, कोशिकाएं आती हैं, टिश्यू, ऊतक आते हैं, ऑर्गन, अंग आते हैं, और उसके बाद बॉडी, हमारा शरीर आता है। और जो नॉन लिविंग होता है, ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है मैटर प्लस एनर्जी का, ये तो हमारा कॉम्बिनिकेशन है। जैसे हमारा शरीर का हिस्सा है, मैटर प्लस एनर्जी का कॉम्बिनिकेशन है। यदि हमारा दोनों का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो क्या होगा, हम लोग कहाँ, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्लस किसका, एनर्जी प्लस मैटर का क्या कॉम्बिनिकेशन होता है। एनर्जी किसे बोलते हैं, जो हमारी आत्मा है वो क्या है, एनर्जी है। और जो मैटर है, ये हमारा शरीर क्या है, द्रव्य है। और इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी का या तो अध्ययन करेंगे, एनर्जी का अध्ययन करते हैं, या तो मैटर का अध्ययन करते हैं। एनर्जी का अध्ययन करते हैं या तो मैटर का अध्ययन करते हैं। तो ये होता है हमारा नॉन लिविंग में। और नॉन लिविंग की उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे एटम आता है। एटम जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, परमाणु बोलते हैं। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, परमाणु का। एटम से ही हमारे मॉलिक्यूलर बनते हैं, अणु बनते हैं, और अणु से ही मिलकर क्या बनता है, मैटर बनता है, द्रव्य बनता है। अणु से ही मिलके क्या द्रव्य बनता है। तो लिविंग में सबसे पहले एटम आता है, परमाणु आता है, उसके बाद मॉलिक्यूल, अणु आते हैं, उसके बाद मैटर आता है। और मैटर से क्या बनता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है इंटर मॉलिक्यूल, पहला होता है इंटर मॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा जो होता है इंटर मॉलिक्यूल ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसका मतलब होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल। मॉलिक्यूल्स में दो बल लगते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ रिपल्शन। दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब होता है अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। ये जो होता है अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल, इसका मतलब होता है प्रतिकर्षण बल। ये मॉलिक्यूलर सी हमारे किसका निर्धारण करते हैं, पदार्थ का निर्धारण करते हैं। कैसे निर्धारण करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो होता है इसको हिंदी भाषा में उसमें शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं आई इंटर मॉलिक्यूलर, एफ से हो गया फोर्सेज, ए से हो गया अट्रैक्शन। इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, ये लिख सकते हैं यानी शॉर्टकट में। तो अब देखिए इससे हमारे जो मैटर होता है उसमें मैटर में पदार्थों को यही विभाजित करता है, क्या होता है मॉलिक्यूलर से विभाजित करते हैं। जैसे अभी आपको बताया था जो हमारे अणु होंगे वो कैसे होते हैं, यहाँ पे जो हमारा होता है सॉलिड में जो होता है, ठोस में जो होता है हमारा, इनका मान क्या होता है, जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी मच ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी मच ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब जो होता है जो हमारा अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो बहुत ज्यादा अधिक होगा, किससे, अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से। तो हमारा वहां पे किसका निर्माण होता है, ठोस का निर्माण होता है। और जो दूसरा होता है लिक्विड होता है तो वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। यानी जो यहाँ पे हमारा होगा अंतरा आणविक बल, आकर्षण बल जो होगा इससे कम होगा और अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पे हमारा किसका निर्माण होता है, लिक्विड, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव। और जो हमारा गैस होता है यहाँ पे होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। जो हमारा अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से कम होगा। तो वहां पे हमारा किसका निर्माण होता है, गैस का निर्माण होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा जो हमारा मैटर होता है, मैटर कैसे बनता है। सबसे पहले निर्माण होता है एटम, परमाणु का निर्माण होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर अणु बनते हैं। अणु में दो बल कार्य करते हैं। एक बल करता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा जो बल होता है वो कार्य करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल।
मैटर को तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो पदार्थ की दो अवस्थाएं हमने बताया था, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन, वो प्रैक्टिकल लैब पे तैयार किए जाते हैं। और सॉलिड का निर्माण कैसे होता है, जब हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अधिक होगा, किससे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, यानी कह सकते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक होगा, किससे, अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से, तब वहां पे हमारा किसका निर्माण होगा, ठोस का। और जो लिक्विड होगा वो हमारा कैसा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, यानी जो हमारा अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से। और जो गैस होगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, यानी कह सकते हैं अंतरा आणविक बल का मान किससे कम होगा, अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री की जो हमने आज आपको बेसिक क्लासेस बताई हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, so more updates, please like and subscribe.